प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने संपूर्ण रीतिकाल को गहनता से जाना है, पहचाना है और समझा भी है। मैं आशा करती हूँ कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल के महत्व और अवदान से आप भली भांति वाकिफ़ हो चुके होंगे। रीतिकाल की सभी धाराओं के प्रति आपकी दृष्टि निश्चित रूप से स्पष्ट हो गई होगी। अब इसी स्पष्ट दृष्टि के साथ हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीति काव्य सुमन में संकलित विभिन्न रीतिकालीन कवियों के छंदों का आनंद लेंगे। बच्चों, आज हम जिस कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका व्यक्तित्व और उनका काव्य संसार रीतिकालीन परिवेश में अपवाद के रूप में एक विशिष्ट व्यक्तित्व एवं कृतित्व के रूप में देखा जा सकता है। वैसे मेरे द्वारा कही गई इस पंक्ति से आप समझ ही गए होंगे कि वह कौन सा रीतिकालीन कवि है जो अपने युगीन परिवेश में संपृक्त रहकर भी अपनी सहजता के कारण अपवाद कहा गया है। जी हाँ बच्चों, वह कवि है रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवि मतीराम। बच्चों, मतीराम ही रीतिकाल में ऐसे कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं जो कि रीतिबद्ध कवि हैं, फिर भी जिनका रचना संसार रीतिकालीन पांडित्य, कृत्रिमता, चमत्कार से कोसों दूर अपनी सहजता से भावों के निर्मल समीर की अनुभूति कराता है। प्रिय बच्चों, सहज व्यक्तित्व के धनी मतीराम का जन्म तिरवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 में हुआ था। इन्होंने सुदीर्घ जीवन पाया था। इनकी मृत्यु संवत 1750 के लगभग मानी जाती है। कुछ आलोचक इन्हें चिंतामणि और भूषण का भाई भी मानते हैं। मतीराम अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे और इन राजाओं के आश्रय में रहकर इन्होंने कई मनोहारिणी रचनाओं का प्रणयन किया था। वैसे ये 8 रचनाओं के प्रणेता माने जाते हैं, किंतु अभी तक इनके 6 ग्रंथ ही उपलब्ध हो सके हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका तथा व्रत कौमुदी। कुछ आलोचक मतीराम नाम के 2 कवियों का होना भी बताते हैं, पर अभी यह पूर्णतः पुष्ट नहीं हो सका है। मतीराम के सभी ग्रंथ अपने आप में विशिष्ट हैं और उनकी काव्य प्रतिभा के परिचायक हैं। जैसा कि फूल मंजरी का प्रत्येक छंद किसी न किसी फूल के नामकरण पर है, जिसमें अलग अलग नायिकाओं के वैशिष्ट्य को भी ये बता देते हैं। यह रचना मतीराम ने मुगल शासक जहांगीर की आज्ञा से की थी। इनके रसराज और ललित ललाम ये 2 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं और काव्य रसिकों के कंठहार भी बने हुए हैं। रसराज का महत्व रस और ललित ललाम का महत्व
अलंकार की शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रसराज ग्रंथ किसी को भी समर्पित नहीं है, बल्कि इसमें कवि ने निश्चल और सुकुमार भावों को स्वर प्रदान किया है। इसके दोहे बिहारी के दोहों के समान मनोरम और सरस हैं। मतीराम का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ ललित ललाम है। इसकी रचना इन्होंने बूंदी नरेश राजा भाव सिंह की आज्ञा से की थी और इसका आधार संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ चंद्रालोक और कुवलयानंद रहे हैं। ललित ललाम में उन्होंने अलंकारों के सुंदर उदाहरण दिए हैं। इनकी एक अन्य रचना मतीराम सतसई है, जो श्रृंगार रस के साथ ही नीतिपरक दोहों के लिए बिहारी सतसई के समान ही विख्यात हुई है। यह रचना राजा भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई थी। बच्चों, यह तो हुआ मतीराम के काव्य संसार अथवा कृतित्व का परिचय। अब हम इनके काव्य के वैशिष्ट्य एवं सौंदर्य को भी जान लेते हैं। मतीराम के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है स्वाभाविकता, सरलता और मधुरता। ये तीनों ही गुण इनके प्रत्येक छंद में समाहित है। आप चाहें इनके संयोग वर्णन के दोहे पढ़ें या वियोग वर्णन के नीति के दोहे पढ़ें या काव्यांग शिक्षा के, सब में इनके व्यक्तित्व की तरलता, सहजता स्फुटित सी होती दिखती है एवं पढ़ने वालों के चित्त को आह्लादित कर देती है। इनके छंदों में भावों की गहराई पाठक के हृदय को रस से सराबोर कर देती है, तो इनका काव्य शिल्प सहजता के एक नए रस में डुबकियां लगवा देता है। इसीलिए आलोचकों ने इन्हें ब्रज भाषा का मधुरतम कवि कहा है। इनके भावों की मधुरता और स्वाभाविकता का एक छंद मैं आपको सुना रही हूँ, जिसमें रूप सौंदर्य वर्णन में भी भावों की सहजता को इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो सुनिए। तेरी ओरे भांति की दीप शिखा सी देह, ज्यों ज्यों दीपति जगमगे, त्यों त्यों बढ़त स्नेह। इसी तरह इनका वियोग वर्णन भी रीतिकालीन अतिरेकता और ऊहात्मकता से अलग भावों का आलोक बिखेरता सा लगता है। उसका एक उदाहरण सुनिए। पीराई तन में परी, पानिप रयो न देह, राख्यो नंद कुमार ने, करी क्वार को मेह। आपको बताए गए ये सभी उदाहरण उनकी भाव संपदा के सौंदर्य को व्यक्त करते हैं। उनकी एक खासियत और भी है, और वह है सर्वत्र गरिमा का पालन। चाहे श्रृंगार वर्णन हो, नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण हो या विरह का, स्त्री की गरिमा की उन्होंने सभी जगह रक्षा की है, जो उन्हें अन्य रीतिकालीन कवियों से अलग करती है। मतीराम जैसे भावों में गरिमा का पालन करते हैं, वैसे ही अभिव्यक्ति में भी उन्होंने संजीदगी रखी है। वे रीतिकालीन अन्य कवियों की तरह दूर की कौड़ी लेने नहीं चाहते, बल्कि बिना शब्दों की तोड़ फोड़ के, बिना वचन वक्रता के
एक सहज काव्याभिव्यक्ति का अनुसरण करते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की समीक्षा करते हुए लिखा है कि रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में ही मिलती है। इनकी भाषा की मधुरता का एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। वह है, कुंदन को रंग फीको लगे, जल के सब अंगन चारू घुराई। आखिन में अलसानी चितौनी, में मंजू विलासन की सरसाई। को बिन मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिए नेरवे नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सो निकाई। धन्यवाद।